इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक अध्याय 1 जनसंचार माध्यम भाग 6, जिसमें हम जनसंचार माध्यमों का प्रभाव। अभी हमने जनसंचार के बारे में पढ़ा, रेडियो, टीवी, टेलीविजन, समाचार पत्र। अब हम आते हैं जनसंचार माध्यमों का प्रभाव क्या होता है, इन सब का प्रभाव लोगों पे पड़ता क्या है। आज के संचार प्रधान समाज में जनसंचार माध्यमों के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। आज अगर 10 दिन मोबाइल किसी से ले लिया जाए तो उसको लगेगा कि पागलपन का दौरा पड़ गया है, मोबाइल अगर ले लिया जाए तो। क्योंकि आजकल बतियाना तो भैया छोड़ दो बात, इंटरनेट चलाने आना चाहिए भाई। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक एक बार तो दिन में सर्च करना ही है, देखना ही है। हमारी जीवन शैली पर संचार माध्यमों का जबरदस्त असर हुआ है। अखबार पढ़े बिना हमारी सुबह नहीं होती। और देखो, पहले के जमाने में जब कोई मरने की खबर सुनता था तो खाना नहीं खाता था, और आज का जमाना है कि सामने अखबार पढ़ रहे हैं, इतना व्यक्ति आज एक्सीडेंट में मरे गए, चाय पी रहे हैं। इतना व्यक्ति आज पहाड़ी से गिर कर मर गए, बिस्किट खा रहे हैं। इतना व्यक्ति आज घायल हो गए, ये सब पढ़ रहे हैं। फिर भी ये लोग नाश्ता पानी खाना पीना सब चालू है बराबर में। तो आज का जमाना भैया हाईटेक हो गया है। आपके मरने पर खुशी मनाई जाती है, जिसे में अखबार पढ़ने वाले मना लेते हैं। जो अखबार नहीं पढ़ते वो रोजमर्रा की खबरों के लिए रेडियो या टीवी पर निर्भर होते हैं। नहीं मैं अखबार पढ़ता, नहीं रेडियो पढ़ता, नहीं टीवी देखता, कुछ नहीं देखता। बस केवल लैपटॉप चलाता हूँ, लैपटॉप देखता हूँ, लैपटॉप खाता हूँ, लैपटॉप पीता हूँ, सब चीज इसी से कर लेता हूँ। अरे भैया मजाक कर रहे हैं। देखिए, जो चीज आपको लैपटॉप पर मिल सकता है मोबाइल पे नहीं मिल सकता है। जो आपको लैपटॉप पे मिल सकता है, कंप्यूटर पे मिल सकता है, वो आपको टीवी पर नहीं मिलेगा, रेडियो पर नहीं मिलेगा। लेकिन जो रेडियो, टीवी, टेलीविजन पर मिलेगा वो आपको लैपटॉप पे नहीं मिल सकता है। हमारी महानगरीय युवा पीढ़ी समाचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए आज इंटरनेट का उपयोग करने लगी है। तो पहले वीडियो देखे जाते थे, आज तो रील्स चलता है, मीम्स चलता है। आज तो 1 मिनट में सब खबर जान लेना चाहता है लोग। खरीद फरोख्त के हमारे फैसले तक पर विज्ञापनों का असर साफ देखा जा सकता है। यहां तक कि शादी ब्याह के लिए भी लोगों की अखबार या इंटरनेट के मैट्रिमोनियल पर निर्भरता बढ़ने लगी है। पहले शादी ब्याह के लिए अगुआ की जरूरत होती थी, अगुआ, 2 रिश्ते को सब लाना और जोड़ना। आज मैट्रिमोनियल साइट कर रहा है, मतलब विवाहिक वेबसाइट, जिस पर आपका जो भी पसंद है उससे बात करो, शादी कर सकते हो। और बाद में भले आप लोगों की जिंदगी कैसी भी हो, उसका मतलब उनको नहीं होता है। टिकट बुक करने या कराने, टेलीफोन का बिल जमा करने या उसको लेकर सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए भी इंटरनेट का इस्तेमाल हो सकता है, चाहे बढ़ रहा है। आज मोबाइल रिचार्ज करने जाना है, कोई दुकान पर जाता है खुद से कर लेता है। बिल जमा करने जाना है, बहुत कम लोग जाते हैं, बाकी सब लोग अब खुद से जमा कर लेते हैं। मैं तो खुद से जमा, LIC का बिल, फोन का बिल, पानी बिल तो लगता नहीं रहता, ये भी जमा कर लेते। उसके बाद जो भी बिल आता है सब चीज को फोन से जमा करो, बस इंटरनेट 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 खत्म। इस तरह फुर्सत के क्षणों में जब हमारे पास टाइम होता है तो उस क्षणों में टीवी, सिनेमा पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों और फिल्मों के जरिए, तो उस समय जो धारावाहिक और फिल्म होता है उसके जरिए हम अपना मनोरंजन करते हैं, आसानी से कर लेते हैं। यहाँ पर चिपके हुए कैमरे से बचने का एक ही रास्ता है, घूस मत लो। क्या मतलब? घूस मत लो। अब घूस मत लो, पैसा लेने की बात हो रही है, किसी के घर में जाने की बात हो रही है, ये नहीं पता। देखो, आजकल रिश्वत जो चीज है बहुत ज्यादा चलता है, और भैया आप ईमानदारी से नहीं रहोगे तो रिश्वत तो देना ही पड़ेगा। लड़ना नहीं जानते तो रिश्वत देना ही पड़ेगा, और नहीं देना तो लड़ो। अपनी सेहत से लेकर धर्म अध्यात्म तक के बारे में जानकारी जनसंचार माध्यमों से मिल रही है। टीवी से, रेडियो से मिल रहा है, इंटरनेट से भी मिल रहा है। आजकल तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन भी आ गया है। आप माने या ना माने, जनसंचार माध्यम आज एक उत्पाद की तरह हमारे घरों में घुस गया है। जनसंचार की वजह से टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, टेलीविजन, प्रिंटर, कैलेंडर, फोटो,
ग्लास, छिपा, चांदी, सोना, प्लेटिनियम, ये सब चीज का नाम हम कैसे जान गए हैं? टीवी के जरिए। कोरोना के पहले कोई लॉकडाउन का नाम सुना था? कोई नहीं सुना था, किसी को बोलने भी नहीं आता था। लेकिन कोरोना आया, लॉकडाउन का नाम हर किसी के जबान पर आ गया। कैसे? हम किसी भी चीज को अगर बार बार बोलते हैं तो उसका नाम हमें याद हो सकता है, चाहे हो जाता है। वे हमारी जीवन शैली को प्रभावित कर रहे हैं और हम उन्हें चाहते हुए भी रोक नहीं सकते। हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, हम चाह भी रहे हैं कि हम रोक सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे रोक नहीं सकते। क्या आप 10 दिन व्हाट्सएप चलाना बंद कर सकते हो? इंस्टाग्राम चलाना बंद कर सकते हो? अरे फोन चलाना 10 दिन बंद कर सकते हो? मैंने तो एक दिन किसी से शर्त लगाया, लेकिन हाँ, बच्चा एक दिन पूरा कर लिया। इनमें कोई दो राय नहीं है कि जनसंचार माध्यमों ने हमारे जीवन को और ज्यादा सरल, हमारी सक्षमताओं और ज्यादा समर्थ, हमारे सामाजिक जीवन को और अधिक सक्रिय बनाया है। यहाँ पर दिया जा रहा है कि जनसंचार के माध्यम के वजह से हमारे जीवन और भी ज्यादा अच्छा हुआ है, ज्यादा आसान हुआ है, हमारी सक्षमता बढ़ी है, हमारी क्षमता बढ़ी है, हम ज्यादा समर्थ हो चुके हैं, हमारी सामाजिक जीवन भी बदली है और उसकी भागीदारी भी बदली है। लेकिन जिससे मैं शर्त लगाया था कि एक दिन फोन नहीं चलाना है, संजोग से उस दिन उनका जन्मदिन था। मैंने बोला कि आज कुछ करना ही है तो जन्मदिन के शुभ अवसर पे आज मोबाइल मत चलाओ। तो दिन भर अपना मोबाइल नहीं चलाएं और ना ही किसी और का। मियाज थोड़ा एकदम फ्रेश लगता था। कुछ भी था, अच्छा था, जीवन के लिए बहुत अच्छा था, करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मैं उतना फोन नहीं चलाता हूँ। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय जीवन को गतिशील और पारदर्शी बनाया है। सूचनाओं और जानकारियों के आदान प्रदान से लेकर लोगों को एक दूसरे से जोड़ने तक और बहस तथा विचार विमर्श करने के लिए भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने तक में जनसंचार माध्यमों का महत्वपूर्ण भूमिका हुआ है। आज लोगों को जोड़ो, जनसंचार माध्यम को अपने आसपास में विचार विमर्श करना है, उसके लिए जनसंचार माध्यम बहुत अच्छा है। टीवी, टेलीविजन, मोबाइल, टेलीफोन, रेडियो, रेडियो के बाद आता है क्या चाहिए? सामने सामने बैठ के बात कर लेना। अंतः व्यक्तित्व चाहे अंतर व्यक्तित्व, दो शब्द ऊपर मैंने पढ़ाया ना। आज राष्ट्रीय स्तर पर हमारी राजनीति और हमारी अर्थनीति, हमारी राजनीति और हमारी अर्थनीति, राजनीति मतलब हमारा पार्टी, अर्थनीति मतलब हमारा देश का ताकत जनसंचार माध्यमों से प्रभावित होती है। खासकर आपातकाल के बाद, आपातकाल भारत में लग चुका है 3 बार। जनसंचार माध्यमों की ताकत लगातार बढ़ी है और राष्ट्रीय जीवन में उनका हस्तक्षेप भी बढ़ा है। वे न सिर्फ सरकार के कामकाज की निगरानी करते हैं, बल्कि सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ आवाज भी उठाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर फैलते भ्रष्टाचार, मानव अधिकार हनन और सांप्रदायिकता जैसे मामलों को जनसंचार माध्यमों ने लगातार उठाया है ये लोग, और लोगों को जागरूक बनाने की कोशिश की है। भैया जागो, जागो ग्राहक जागो। हाल के वर्षों में स्टिंग ऑपरेशन, छुप कर ऑपरेशन किया जाता है, जिससे देश करती है दूसरे देश में कुछ आतंकवादियों को मारने के लिए, चाहे किसी काला बाजारियों को पकड़ने के लिए स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है। उसके जरिए सामने आया तहलका कांड, जिसके वजह से तहलका कांड सामने आया। ऑपरेशन दुर्योधन या चक्रव्यूह, सबने यही साबित किया कि यदि चाहा जाए तो जनसंचार माध्यम सत्ता के शिखर को भी हिला सकता है। देखो, स्टिंग ऑपरेशन जो होता है छुप छुपा कर किया जाता है कि जो कालाबाजारी कर रहे हैं, मानव अधिकारों का हनन कर रहे हैं, चाहे जो गैर कानूनी काम कर रहा है, उसको पकड़ा जा सके। चलिए, ऊपर एक था जनसंचार माध्यम संभावनाएं और खबरों के बारे में बताते हैं। सामाजिक विकास और आधुनिकीकरण के संदर्भ में यदि संचार के इन प्रकाशों पर हम विचार करें तो इस क्षेत्र में उसकी कई संभावनाएं स्पष्ट हो जाएंगी। संचार संसाधनों का उचित दिशा देकर नए मूल्य
प्रतिष्ठित कराए जा सकते हैं। समाज को परंपरा से प्रगति की ओर मोड़ा जा सकता है कि आप परंपरा से प्रगति की तरफ जाओ, आगे बढ़ो। उनकी सहायता से, उनकी मदद से जनमानस लोगों को आधुनिकीकरण के लक्ष्यों और कार्यक्रमों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। जनसंचार के साधन उनके सम्मुख नए जीवन का एक आकर्षक विकल्प प्रस्तुत कर उन्हें जड़ता का मार्ग मतलब गलत मार्ग छोड़ सक्रियता की राह अपनाने की प्रेरणा देता है। मतलब अच्छा राह अपनाने का, अच्छे रास्ते पर चलने का प्रेरणा स्रोत देता है। आग्रह जनमत प्रगति की अनिवार्य शर्त है। जनता को ज्यादा जागरूक करना, आगे बढ़ाना, ये प्रगति मतलब आगे बढ़ने का अनिवार्य शर्तें हैं। ये कर लो, जनता आगे बढ़ जाएगी। इसे तैयार करने में जनसंचार के साधनों की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मनोरंजन के साथ साथ विकास का संदेश बड़े सार्थक ढंग से जन साधारण तक पहुंचाया जा सकता है। मतलब लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। देश के हर लोगों तक इस बात को आसानी से भेजा जा सकता है। इन प्रभावशाली संभावनाओं के साथ संचार की सीमाओं पर ध्यान रखना भी आवश्यक है। संचार एक अस्त्र है। बातचीत करना एक अस्त्र है। उसका दुरुपयोग भी हो सकता है, चाहे उसका सदुपयोग भी हो सकता है। मूल प्रश्न क्या है? यह अस्त्र किसके हाथ में है? मतलब ये जो संचार का अस्त्र है किसके हाथ में है? अपने अपने हाथ में होता है, हर किसी के हाथ में होता है। क्या इनमें कई साधनों का कल्पनाशील और सार्थक उपयोग करने की कितनी क्षमता है? दूसरे शब्दों में इन साधनों का उपयोग कौन किस उद्देश्य से और कितना क्षमता से कर रहा है? कुछ हाथों में यदि संचार प्रगति का सबक बन गया है, यहाँ पर दिया जा रहा है, कुछ हाथों में अगर संचार प्रगति का प्रेरक बन सकता है, मतलब कुछ हाथों में ही संचार की सारी ताकत हो, तो वह दूसरे हाथों से उसे परंपरा का पोषक बना सकता है, परंपरा का जैसा बना सकता है। जो हमारी पारंपरिक धरोहर है उसके अनुसार बना सकता है, उसके वजह से पोषक बना सकता है। जिस तरह हम एक परंपरा के माध्यम से आगे आए हैं, उस परंपरा को फिर से जागृत किया जा सकता है। उनका उपयोग देश का ध्यान महत्वपूर्ण समस्याओं से हटाकर अर्थहीन प्रश्नों में उलझाए रखने के लिए भी किया जा सकता है कि भैया आप हमारे देश को कैसे आगे बढ़ाना है उसमें काम दो ना, उसमें नाम दो अपना, इधर उधर क्या जाते हो। कभी कभी संचार प्रगति का स्थान ले लेता है, वास्तविक प्रगति कम होती है, पर उसे और काल्पनिक प्रगति को संचार के साधन इतने आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करता है कि जनता शब्दों के मोहक इंद्रजाल में फंस जाती है। देखो, जिसके पास संचार का ताकत रहता है वो जनता के सामने ऐसा बोलता है कि जनता उसके लिए पागल हो जाती है, बहुत ज्यादा पागल हो जाती है। इसके विपरीत अयोग्य संचारकता आशा युक्त संदेशों को कल्पनाहीन तथा अनाकर्षक ढंग से प्रस्तुत कर उनकी हत्या कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि अगर थोड़ा सा विपरीत अयोग्य कर दिया जाए तो हम बोलने की वजह से बहुत लोगों का अच्छा भी कर सकते हैं और गलत भी कर सकते हैं, हत्या भी कर सकते हैं। हम किसी को कभी कभी गलत बोल देते हैं तो अगला आत्महत्या कर लेता है, कभी कभी पहाड़ से कूद जाता है। इसलिए सोचना पड़ता है कि हम क्या बोल रहे हैं। संचार वस्तुतः दुधारी अस्त्र है। संचार बातचीत क्या है? दुधारी अस्त्र है, जिसका प्रयोग बड़ी ही सावधानी से होना चाहिए, एकदम सावधानी से होना चाहिए। और ये लिखा कौन है? प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे के भाषण पर आधारित पुस्तिका संचार और विकास प्रशासन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली से साभार। ये नई दिल्ली से छापा गया है, लेकिन ये प्रोफेसर श्यामा प्रसाद दुबे जी ने लिखा है अपने भाषण में। चाहे वो कभी भाषण दिए हो तो उस भाषण को नोट कर लिया गया है।
यहाँ पे देखिए, मीडिया के जरिए लोगों को एक खास तरह की जीवन शैली में भी ढालने का कोशिश की जाती है। भैया कुछ अलग तरीके से तुम जियो। बहुत तेरे विश्लेषणों का मानना है, यहाँ पर बहुत सारे होगा, तो बहुत सारे विश्लेषणों का मानना है कि उपयुक्ततावाद मतलब सुनने वाले देखने वाले के विकास और फैलाव में जनसंचार माध्यम की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। फैशन से लेकर खाना खाने तक में लोगों की रुचियां और आदतों को बदलने में जनसंचार माध्यमों की भूमिका देखी जा सकती है। खासकर बच्चों और युवाओं पर जनसंचार माध्यमों के जरिए पेश की जा रही आधुनिक उपभोक्तावादी जीवन शैली का गहरा प्रभाव पड़ रहा है, चाहे गहरा प्रभाव पड़ रहा हो सकता है, क्योंकि जैसा हम देखते हैं हम भी सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में वैसा ही हो। कोई बिरला ही होता है कि उसके अलग सोच सके, लेकिन ऐसे जितना भी हम ध्यान से देखते हैं, जो भी देखते हैं, जो भी महसूस करते हैं, हम उसको करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जनसंचार माध्यमों ने जहां एक और लोगों को सचेत और जागरूक बनाने में अहम भूमिका निभाई है, वहीं उनके नकारात्मक प्रभावों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यह भी स्पष्ट है कि जनसंचार माध्यमों के बिना आज सामाजिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे में यह जरूरी है कि हम जनसंचार माध्यमों से प्रसारित और प्रकाशित सामग्री को निष्क्रिय तरीके से ग्रहण करने के बजाय उसे सक्रिय तरीके से सोच विचार करके आलोचनात्मक विश्लेषण के बाद ही स्वीकार किया जा सकता है। आप कुछ भी सोचो, कुछ भी सुन रहे हो, चाहे कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए? जो आपका दिमाग अच्छे बात को चुन ले, जो आपका दिमाग अच्छा बात को चुन लेता है उसको ले लो। हम जब स्कूल में पढ़ते थे, क्लास में पढ़ते थे, तो हमारे क्लास में हमारे दोस्तगण क्या बोलते थे क्या नहीं बोलते थे वो सुनकर दिमाग में रखते थे। लेकिन जब रात को सोते थे तो याद आता था कि अच्छा ये बोला है, वो बोला है, इकड़े वाला वो बात बोला है, उधर का वो बात सुनने को मिला है। सोचते थे कि ये फालतू है, हटाओ इसको, ये अच्छा है ये रख लो, ये फालतू है हटाओ, ये अच्छा है इसको रख लो। ऐसे काम करते थे। जो गलत है छांटो, जो अच्छा है उसको अपने अंदर बैठा लो। एक जागरूक पाठक, एक समझदार पढ़ने वाला, चाहे देखने वाला या श्रोता, बोलने वाला चाहे समझने वाला के बतौर हमें अपनी आंखें, कान, दिमाग हमेशा खुले रखने चाहिए। हमें कान, आंखें और दिमाग हमेशा खुले रखने चाहिए कि हम हर चीज को महसूस कर सकते हैं। लिपि से मुद्रण तक का सफर। लिपि का आविष्कार संचार के क्षेत्र में दूसरी बड़ी क्रांति थी। ध्वनि, और हम मानते हैं कि लिपि का आविष्कार इंसान किया है। ध्वनि पर अवलंबित लिपि के विकास के पूर्व मानव के भाषा के अतिरिक्त अभिव्यक्ति के कई अन्य माध्यमों के प्रयोग किए गए थे। चित्रलिपि या पिक्टोग्राफी इसी तरह का एक प्रयोग था। यह लेखन विधि चित्रों की एक श्रृंखला द्वारा किसी घटना या स्थिति का स्वरूप प्रस्तुत करती है और चित्रलिपि भाषा से जुड़ी नहीं होती है। चित्रलिपि ये किसी भी भाषा से जुड़ा नहीं होता है, क्योंकि फोटो बना दिया जाता है तो उसमें भाषा थोड़े होता है, वो तो चित्र हो गया ना। तो चित्र से आप जो देखकर समझ लो। इसलिए संभव होता है, आवश्यक होता है कि यह संभव भी हो सकता है कि भाषा नहीं हो, ठीक है। आवश्यक हो सकता है क्या? चित्र को समझना। प्रागैतिहासिक मानव ने संचार के विभिन्न भागों में इस लेखन शैली का प्रयोग किया है। जैसे में आज इतिहास का जो भी ले लो, वो चित्रलिपि में था। हम उसको शब्द लिपि में कैसे समझ पाए हैं? कोई ना कोई शब्द लिपि में उसको बनाया है, लिखा है, तब ना हम समझ सकते हैं। पिक्टोग्राफी के कुछ रूपों ने विकसित होकर ऑडियोग्राफी का रूप ले लिया। पिक्चोग्राफी से मतलब फोटो और नेचर को, प्रकृति को देखकर लोग ऑडियो और शब्द रूप में उसको लिख डालते थे, जिसको ऑडियोग्राफी बोलते थे। लोग उसको बोलना चालू कर दिए थे। यह चित्रलिपि का संवर्धक रूप था।
चित्रलिपि को देखकर जो बोला जा रहा है उसे समझने वाला रूप था और उनमें स्थितियों और घटनाओं के प्रस्तुतिकरण के साथ साथ अमूर्त विचारों की अभिव्यक्ति की असीमित शक्ति, मतलब जहां पर सीमित शक्ति नहीं है, असीमित शक्ति भी थी। प्रतीक अब केवल वस्तुओं और स्थितियों का चित्रण नहीं कर सकते, वे उनसे संबंधित विचारों और संबंधों को भी अभिव्यक्त करते थे। चित्रलिपि की छोटा सा बृहत सूर्य का प्रतिनिधित्व करता था। ऑडियोग्राफी में उसके संदर्भ के अनुसार उससे ताप, प्रकाश और दिन का बोध भी होने लगा कि भैया गर्मी है, दिन है, रात है, क्या है क्या नहीं है। इस लिपि में भी प्रस्तुत प्रतीक और उनके बोले हुए प्रत्येक संबंध, चाहे उनके बोले हुए प्रत्येक शब्द, यहाँ पर संबंध है, संबंध नहीं था कि भैया जो बोले हैं वो सही ही हो सकता है। चित्रलिपि के तरह यह भी भाषा संबंध नहीं थी। क्या थी? भाषा संबंध नहीं थी। चित्रलिपि के तरह यह भी भाषा संबंध नहीं थी। ध्वनि पर आधारित लिपियों के विकास के पहले कई संक्रमणकालीन लिपियां आई है। उसके पहले भी बहुत लिपि थी जो मूलतः ऑडियोग्राफी थी, पर उनमें धीरे धीरे ध्वनि आधारित तत्व सम्मिलित हो रहे थे। प्राचीन मेसोपोटामिया और कीट की तरह, मेसोपोटामिया एक कीड़ा का भी नाम है और जगह का भी नाम है, तो मेसोपोटामिया और कीट की तरह हिट्टाइट लिपियों का, अच्छा ये लिपि है, मेसोपोटामिया ये लिपि है और ये जगह भी था। कीट लिपि और हिट्टाइट लिपि भी लिपि इस वर्ग की है। लिपियों के विकास के अगले चरण और अभी भी महत्वपूर्ण थे, अगले चरण भी महत्वपूर्ण थे। और भी लोगोग्राफी का विकास हुआ, जिसमें प्रत्येक शब्द के लिए एक स्वतंत्र चिन्ह था। इस लिपि को शब्द लेखन भी कहा जा सकता है। दूसरी आधार क्या थी? ध्वनि के आधार पर लिपियों के विकास की, जिसका चरम उत्कर्ष अक्षरों के आविष्कार में हुआ था। यह हम अक्षर के रूप में लिखेंगे। इन लिपियों ने लेखन के स्वतंत्र रूप का अंत कर और उसे केवल भाषा की अभिव्यक्ति का एक माध्यम बना दिया, जिससे भाषा को समझा जा सकता है। इस कारण के प्रभाव बड़े व्यापक थे। लिपिवहीन भाषाओं ने ज्ञान विज्ञान की परंपरा का वहन किया था। उनमें साहित्य के विभिन्न रूपों में रचना हुई थी और सूक्ष्म दार्शनिक चिंतन भी किए गए थे। उस साहित्य को अस्थायित्व देने में कठिनाइयां थी। लिपियों में उन्हें बड़ी मात्रा में दूर किया गया, लिपियों में उस सारे गड़बड़ी को दूर किया गया और पत्तों, मिट्टी की पतली ईंट, पत्थर, चमड़े, वस्त्र आदि पर लिखकर मनुष्य ने अपने संचित ज्ञान को आने वाले पीढ़ियों के लिए बचाने का प्रयत्न किया। लिपि एक रहस्यमय और चमत्कारी शक्ति थी, जिस पर अधिकार रखने वाले थोड़े से लोगों को समाज में ऊंचा स्थान मिलता है। जो पढ़े लिखे होते हैं लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। इस तरह ज्ञान एक छोटे से वर्ग के हाथों में आ गया, जिसने उसका उपयोग बहुत कुछ अपने हितों के लिए ही किया। एक दूसरी बात, और आगे चल इसी ज्ञान का व्यापक प्रसार हुआ। यह स्थिति संचार की चौथी क्रांति ने बदली। चौथी क्रांति थी कागज और मुद्रण की संयुक्त क्रांति। माना जाता है कि कागज का आविष्कार मुद्रा के आविष्कार के बहुत पहले हुआ था, पर क्रांतिकारी सामाजिक परिणाम उसी समय स्पष्ट हुए जब कागज और छपाई का मिलन हुआ था। सबसे मजा जब आया जब कागज पर छपाई चालू हो गया। कागज के आविष्कार का श्रेय चीन के सई लुन को दिया जाता है। क्यों? जिसने ईस्वी सन 105 में
आज से करीबन 1000 साल पहले वृक्षों की कुटी हुई छाल वृक्षों की कुटी हुई छाल सन पुराने कपड़े और बहुत साल पुराने कपड़े और मछली पकड़ने के पुराने जालों के प्रयोग से कागज बनाया था। 500 बरस तक यह लिपि चीन में ही रही। 7वीं सदी के आरंभ में यह कला जापान पहुंची और बौद्ध भिक्षुकों ने मलबरी वृक्ष की छाल से कागज बनाना प्रारंभ किया। इसकी देश में सन 170 में सांचे से मुद्रण सांचा मतलब एक सांचा बना दिया, उसमें लोहा पिघला कर डालते थे तो सिक्का बनता था। तो मुद्रण प्रारंभ हुआ। सामग्री सोटोकू यहाँ पर है। सामग्री सोटोकू की आज्ञा से 10 लाख प्रार्थना पत्र छापे गए। इस परियोजना को पूरा करने के लिए 6 वर्षों तक समय लगा। यहाँ पर दिया जा रहा है कि पत्र छापे गए कितना 10 लाख 10 लाख छापने के लिए 6 महीना लग गया। आज 10 लाख बोलो तो एक दिन में लोग छाप कर रख देंगे। मैं एक दिन में 2000 पेज छाप सकता हूं अपने प्रिंटर से। ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने की प्रक्रिया का प्रारंभ इसी प्रकार से प्रयत्नों से हुआ था। वैसे ही कोशिश करते करते धीरे धीरे सुधार हुआ। धीरे धीरे छपाई के प्राथमिक रूप संचार के दूसरे भागों में भी पहुंचे। कागज बनाने की कला वहां पहले ही जा चुकी थी। चल टाइप के आविष्कार ने मुद्रण को नया स्वरूप दिया। इसका श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को दिया जाता है, जिसने सन 1400 से लेकर 1478 के बीच चल टाइप का आविष्कार किया। करीबन 78 साल लगाने के बाद एक मशीन का आविष्कार किया। उसकी 428 पंक्तियों की बाइबल गुटेनबर्ग बाइबल को कई विद्वान दुनिया की पहली छपी हुई पुस्तक मानते हैं। वैसे यह दावा दूसरी पुस्तकों के लिए भी किया जा सकता है कि सन 1300 से आसपास छपी एक कोरियाई धार्मिक पुस्तक अब तक उपलब्ध पुस्तकों में सबसे पुरानी है। यह पुस्तकों में चल टाइप का प्रयोग नहीं हुआ था। उस समय चल टाइप का प्रयोग नहीं हुआ था। मुद्रण के आविष्कार से पुस्तकों और समाचार पत्रों के प्रकाशन का रास्ता खुल गया। अब बहुत ज्यादा प्रकाश वगैरह सब चलने लगा। इस तरह ज्ञान के प्रसार और अस्थायित्व की संभावनाएं बढ़ी। ज्ञान अब तक एक छोटे से वर्ग के हाथ में था। पुस्तकों और समाचार पत्रों के माध्यम से उसके दायरे बढ़ने की वजह से वह क्रमशः सर्वसुलभ होने लगा, हर किसी को जाने लगा। मुद्रण की क्रांति विचारों की क्रांति का शुरुआत थी। मुद्रण का क्रांति ही विचारों के क्रांति का स्वरूप था। इसको भी लिखने वाले थे प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे की भाषण पर आधारित पुस्तक संचार और विकास प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली से साभार। नई दिल्ली से ये मंजूरी मिला तो लोग छाप डाले। अब आता है पाठक का संवाद, मतलब प्रश्न और उत्तर। तो प्रश्न मैं बता देता हूँ। इस पाठ में विभिन्न लोक माध्यमों की चर्चा हुई है। आप पता लगाइए कि वे कौन कौन से क्षेत्र हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने क्षेत्रों में प्रचलित किसी लोक नाटक का लोक माध्यम के किसी प्रसंग के बारे में जानकारी हासिल कर उसकी प्रस्तुति के खास अंदाज के बारे में भी लिखिए। आजादी के बाद भी हमारे देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। आप समाचार पत्रों को उनके प्रगति किस तरह संवेदनशील पाते हैं, किस तरह प्रगति करते हैं, उसके बारे में लिखना है। 3 नंबर, टीवी के निजी चैनल अपनी व्यवसायिक सफलता के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं। टीवी के कार्यक्रमों से उदाहरण देकर समझाइए कि टीवी पर चलने वाले कार्यक्रम में क्या महत्वपूर्ण आज के समय में दिखाई जाती है। 4 नंबर, इंटरनेट पत्रकारिता ने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 5 नंबर, किन 2 हिंदी पत्रिकाओं के सामने अंकों का समान अवधि के अंकों को पढ़िए और उनमें निम्न बंधुओं के आधार पर तुलना कीजिए कि ये क्या है। आवरण पृष्ठ, शुरुआती सूचनाओं का क्रमश। एक आप अखबार लो, उससे पढ़ो कि कौन से पन्ने पर किस तरह छपा गया है।
6 नंबर, निजी चैनलों पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए अथवा नहीं, पक्ष विपक्ष के तर्क प्रस्तुत कीजिए। 7 नंबर, सही गलत का आंसर लगाना है तो संचार माध्यम केवल मनोरंजन का साधन है, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, केवल तकनीकी विकास के संचार उसके कारण संचार संभव हुआ है, इससे पहले संचार संभव नहीं था, यह भी गलत है। उसके पहले भी संचार था लेकिन टीवी वाला संचार नहीं था। ग नंबर, समाचार पत्र और पत्रिकाएं इतने सशक्त संचार माध्यम हैं कि वे राष्ट्र का स्वरूप बदल सकते हैं। जी हाँ। घ नंबर, टेलीविजन जैसे प्रभावशाली एवं सशक्त संचार माध्यम है। हाँ, टेलीविजन सभी संचार माध्यमों का मिला-जुला रूप या समागम है। जी हाँ। कोई भी संचार माध्यमों का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। हाँ, हर किसी का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पर अपना यह पाठ खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगले पाठ में। अगला पाठ है अपना पत्रकारिता के विविध आयाम। पत्रकारिता के क्या क्या अलग अलग रास्ते होते हैं, क्या क्या उनको चुनना होता है, क्या क्या छांटना होता है, उसके बारे में। तो चलिए फिर पढ़ते हैं अगले अध्याय में। तब तक इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको जो भी डाउट हो आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। 24 घंटे में आपको रिप्लाई भी दे दिया जाएगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट @gmail.com पे आप मेल भी कर सकते हैं, जिसके अनुसार आप जो मांगोगे उस पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद।